आज की कहानी कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक इलाके की है। बात लास्ट फ्राइडे की है। फ्राइडे का दिन था, शाम का वक्त। पंकज और शांता, ये दो हस्बैंड वाइफ एक घर में रहा करते थे। कोलकाता से दूर हुगली डिस्ट्रिक्ट के कोन नगर इलाके का ये मामला है। तो कोन नगर में पंकज और शांता रहा करते थे। शांता एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और पंकज एक शॉप में कोलकाता में। कोलकाता से 17 किलोमीटर की दूरी की बात है। तो उस वक्त दोनों अपने अपनी ड्यूटी कर रहे थे, शांता भी और पंकज भी। घर में सिर्फ उनका एक 8 साल का बेटा था जो 4th क्लास में पढ़ता था। शाम का वक्त था। उनके पड़ोस में उनका एक कज़न रहा करता था। हमेशा वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। वो थोड़ा सीनियर था और जब ट्यूशन पढ़ के आता तो फिर अपने उस कज़न, उस बच्चे जिसका नाम स्नेहांशु है, उसके साथ थोड़ा खेलने चला जाता था। तो फ्राइडे की शाम भी वो घर आया और स्नेहांशु के साथ खेलने के लिए उसके घर में दाखिल हुआ। उसे पता है कि उसके मम्मी पापा दोनों 6 बजे से पहले लौटते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी चीखें निकल गई। वो बदआवाज़ घर से बाहर भागा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने देखा, वो घर के अंदर दाखिल हुए। हर एक की चीखें निकल गई। घर के अंदर 8 साल के स्नेहांशु की लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। देख कर लगता था कि जिसने भी मारा है बहुत बुरी तरह से मारा है। फौरन मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस की एक टीम आई। माँ बाप को घर कॉल किया गया। माँ बाप भी घर पहुंचे। अब उस बच्चे के जिस्म पर अलग अलग चोट के निशान, चाकू के निशान। एक गणेश जी की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति के ऊपर खून के निशान। मूर्ति वहीं पड़ी हुई थी, इसका मतलब उससे भी उठाकर मारा गया। कमरे में एक टेबल था, टेबल का कोना भी खून से सना हुआ था, इसका मतलब उसके सर को उस टेबल से भी मारा गया। किचन में इस्तेमाल होने वाला एक चाकू मौके पर पड़ा हुआ था, उस चाकू में भी खून, उससे भी मारा गया था। तो मतलब सर पे अलग अलग चीज़ों से वार, फिर चाकू से वार। जो भी था वो यकीन कर लेना चाहता था कि यह बच्चा मर जाए। गौर से देखा गया तो उसके दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई थी, चाकू से काटा गया था ताकि इतना खून बह जाए कि बचने की कोई गुंजाइश न बचे। खैर, पुलिस आती है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, पूरा इलाका सन्न है। एक ही बेटा उनका, शादी 10 साल पहले हुई थी। 2 साल के बाद शादी के स्नेहांशु पैदा हुआ था और अब 8 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी। अब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, हस्बैंड वाइफ के रूटीन को चेक करती है, कोई सुराग नहीं मिलता। इधर बच्चे का इस तरीके से घर के अंदर कत्ल, आस पड़ोस के लोग सख्त नाराज। पुलिस के खिलाफ भी वो लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं कि कातिल को ढूंढो। और माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि उनका इकलौता बेटा और उसको इस तरीके से घर में घुसकर मारा गया। अब पुलिस की एक जो कमिश्नर थे, उन्होंने एक सीनियर टीम बनाई, फॉरेंसिक टीम पहुंची। मौके पर डॉग स्क्वाड पहुंचा, पर कोई फायदा नहीं। पुलिस तफ्तीश करती रही। इसी तफ्तीश के दौरान अब पुलिस ने फिर लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं। 4 साल का, 8 साल का बच्चा है, 4th क्लास में पढ़ता है, कौन मार सकता है। फिर ये हुआ कि शायद स्कूल में कुछ झगड़ा हुआ। माँ बाप से पूछताछ की गई तो माँ बाप ने बताया कि पिछले हफ्ते स्कूल में एक सीनियर लड़के से झगड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। इसके ऊपर स्नेहांशु के माँ बाप ने उस बच्चे के माँ बाप से कंप्लेंट भी किया। अब उस बच्चे और उसके पेरेंट्स से भी बातचीत हुई, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो बच्चा जो है इस कत्ल में कहीं से भी शामिल हो, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उस दिन उसका लोकेशन कहीं और है। अब पुलिस ने फिर से ज़ीरोइंग किया उसी घर से। उसने कहा कि तफ्तीश यहीं से करते हैं, क्लू मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। अब पुलिस ने बड़ी बारीकी से घर की छानबीन शुरू की। जो सबसे पहली चीज़ देखी पुलिस ने वो ये कि घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी। मतलब कोई खिड़की दरवाज़ा तोड़कर कोई अंदर नहीं घुसा, फ्रेंडली एंट्री थी। अब फ्रेंडली एंट्री का मतलब ये होता है, 2 सूरत होती है। एक घर में बच्चा है, दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो कोई भी घुस गया तो वो तोड़ के घुसेगा, या खिड़की, जाली, सरिया। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़ पुलिस ने देखी कि बच्चे की लाश घर के अंदर तो पड़ी है, घर में कोई भी नहीं है, लेकिन घर का हर सामान अपनी जगह फिक्स है।
कोई भी चीज़, एक भी चीज़ किसी ने उठाया नहीं है। घर में कैश थे, कुछ गहने थे, वो भी अपनी जगह पड़े हुए हैं। तो अगर मामला लूटपाट का होता तो फिर मौका अच्छा था, कातिल घर पे हाथ साफ करके भी जा सकता था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। तीसरी जो सबसे अनोखी चीज़ थी जिसने पुलिस के कान खड़े किए, वो ये कि इस घर में एक पालतू कुत्ता था और वो कुत्ता हमेशा वहीं घर में रहा करता था। उस रोज़ भी था, जब कत्ल हुआ तब भी था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या जब ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट भी जो ये हुआ वो हुआ करीब 2 से 4 के दरमियान, क्योंकि 4 सवा 4 के बीच में उसका कज़न आ गया था और उसी ने फिर ये सबसे पहले देखा इस लाश को। तो 2 से 4 के बीच जब वो स्कूल से बच्चा आ गया था तो पूछा गया कि क्या किसी ने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। तमाम लोगों ने कहा नहीं। अच्छा, आसपास में घर बिल्कुल सटे हुए हैं, बराबर बराबर में, और कुत्ता भौंकता तो कई बार पड़ोसियों ने बताया भी कि अगर वो अलग तरीके से भौंकता है, लगता है कोई अनजान है, तो वो लोग भी बाहर निकल आते हैं या आवाज़ देते हैं कि पंकज या उसकी वाइफ शांता कि देखो क्यों भौंक रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्राइडे की दोपहर 2 से 4 के बीच में उन्होंने कुत्ते को भौंकते हुए सुना ही नहीं। तो कुत्ता नहीं भौंका, घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं, इसके अलावा घर में लूटपाट नहीं। पर कातिल कौन? कातिल एक छलावा बना हुआ था, एक तरह से कोई भूत। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब चीज़ थी 3। पहली, घर के अंदर फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई जबरन घुसा नहीं है। दूसरी, घर के अंदर कोई लूटपाट नहीं हुई, सारी चीज़ें कीमती अपनी जगह हैं। तीसरी, कुत्ता भौंका नहीं। ये तीनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, और वो ये कि कातिल जो भी है इस घर का जानकार है, यानी वो अक्सर इस घर में आया करता होगा और इसीलिए उसे घर की एंट्री एग्जिट सब मालूम, और इसीलिए ख़ासतौर पर उस कुत्ते ने उसको देखकर भौंका नहीं। अगर अनजान शख्स होता तो कुत्ता ज़रूर भौंकता। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। माँ बाप से बातचीत हुई, पूछताछ हुई, कोई सुराग नहीं मिल रहा। इस दौरान में पुलिस वालों ने आस पड़ोस के तमाम लोगों के फ़ोन नंबर लिए, पेरेंट्स के भी नंबर लिए कि शायद इनके मोबाइल के ज़रिए कुछ ऐसे नंबर पता चलें जिससे इनकी किसी से दुश्मनी हो, कोई कातिल हो, तो उनके नंबरों को भी ट्रेस करें। तो पंकज और शांता के भी नंबर लिए गए, पड़ोसियों के भी नंबर लिए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। फ्राइडे की बात थी, दिन बीतता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 8 साल का एक मासूम कत्ल क्यों और इतनी बेदर्दी से क्यों, इस क्यों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। उधर माँ बाप रो रो कर हलकान परेशान, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर। अब पुलिस एक चीज़ पर तो तय थी, और वो ये कि कातिल जो भी है वो इस घर का जानकार है, लेकिन कौन? इस दौरान में घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाले, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ या लीड मिला नहीं। फिर भी पुलिस ने कहा कि घर के आसपास नहीं तो घर के थोड़ी दूरी पर भी कुछ देखो, क्योंकि वो इलाका है जिसमें अगर कोई अनजान शख्स आता जाता है और वो टाइमिंग मैच करे 2 से 4 तो भी कुछ क्लू मिल जाए। तो इन तमाम कोशिशों में लगी हुई थी पुलिस, तभी अचानक इस गांव के एक एक्स प्रधान, पूर्व प्रधान ने एक रोज़ पुलिस को फ़ोन किया। उसने कहा कि साहब, मेरे घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा लगा हुआ है और वो पूरे सड़क को कवर करता है, और जो भी शख्स इस कॉलोनी में दाखिल होता है या वापस जाता है वो सारे लोग रिकॉर्ड हो जाते हैं। पुलिस ने कहा भाई वो सारी फुटेज दे दो। प्रधान ने पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उसको देखना शुरू किया, कोई ऐसा क्लू मिल नहीं रहा है। लेकिन वो टाइमिंग वाली बात थी, वो फिर पुलिस को ध्यान आया। उन्होंने कहा आप देखो कि 2 से पहले इस इलाके में कौन आया और 4 के आसपास कौन निकल रहा है। तो जितने लोग कैमरे में कैद होते गए उन सबको एक एक कर देखना शुरू किया गया। गांव के प्रधान को बिठाया गया, पूछा गया इनको आप जानते हो, इनको आप जानते हो। उसने हर एक को बताना शुरू किया, हाँ जानते हैं। इसी दौरान अब इस सीसीटीवी फुटेज को जब गहराई से देखा जाने लगा तो अचानक एक जगह पर इस कैमरे में एक महिला जाती हुई दिखाई देती है। वो फुटेज है, वो आप देख सकते हैं। अब ये महिला थोड़े तेज कदमों से चल रही है, एक हाथ में इसके बैग है, लेकिन चेहरे पे मास्क है। अब मास्क आजकल चूंकि कोरोना का इतना कहर है नहीं और लोग अब इतने डरे हुए नहीं हैं, मास्क बहुत कम लगाते हैं। अब तो कोई मास्क लगाते हुए दिख जाता तो ये भी लगता है कि यार कितना एहतियात बरत रहा है। हालांकि अच्छी चीज़ है, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ जितने लोग गुजर रहे हैं सब यूं ही हैं, बेपर्दा हैं, चेहरे पे कुछ नहीं है। लेकिन वो महिला जो जा रही है वो मास्क लगा कर जा रही है। जब दूसरी चीज़ पुलिस ने गौर किया, रिवाइंड और ये सब करके, तो पता चला कि इसके आने का टाइम कॉलोनी में वो 2 के आसपास है
और जाने का टाइम 4 से 4:15 के बीच का है। इसका मतलब है वो कि करीब 2 घंटे के आसपास यहाँ रही। अब जब ये हुआ, लेकिन पुलिस का चेहरा ढका हुआ है, उसका, माफ़ कीजिएगा, महिला का पहचान शिनाख्त में कैसे आए। पुलिस वालों ने बुलाया पंकज और शांता को, पति पत्नी को, और बोला कि एक महिला है जो सस्पेक्ट लग रही है, इनमें से पहचानते हैं। शांता ने मना कर दिया कि चेहरा तो दिख नहीं रहा। पुलिस ने उसको थोड़ा जूम वूम करके दिखाया। अचानक पंकज पहचान गया उसे। पंकज ने कहा, मैं जानता हूँ, ये मेरी वाइफ की सहेली है, इसका नाम इफ़त परवीन है, और ये वहीं उसके घर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक इलाके में रहती है। तो अब पुलिस ने कहा कि जब आप इसको पहचानते हैं तो आपकी वाइफ इसको क्यों नहीं पहचान पाई। उसे कहा, चेहरे पे मास्क है, हो सकता है कि वो ना पहचान पाई हो। तो वाटगंज एक जगह है जो इस पंकज और शांता के घर से करीब 17 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कहा, कंफर्म है? उसने कहा। अब पुलिस ने कहा, अगर आपकी सहेली है तो नंबर भी होगा। तो पुलिस ने वो नंबर लिया। जब वो नंबर लिया तो फिर पेरेंट्स का और पड़ोसियों का नंबर पहले से भी लिया हुआ था। अब इफ़त के एक CDR निकाली गई। तो जब इफ़त की CDR निकाली गई तो एक बड़ी अजीब चीज़ पता चली। पता ये चला कि दोपहर करीब 1 बजे से तक उस दिन फ्राइडे को इफ़त का मोबाइल ऑन था, लेकिन 1 के बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है, और इसके बाद फिर वो मोबाइल ऑन होता है रात 8 बजे, मतलब करीब 7 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ। अब इस दौरान में 2 से 4 के दरमियान इफ़त वाटगंज से छोड़कर इस इलाके में जहाँ पे ये दोनों रहा करते थे वहाँ पाई जाती है। तो आमतौर पर आदमी कभी दूर जाता है, 25-27 किलोमीटर ठीक ठाक दूरी है, तो मोबाइल लेकर चलता है, लेकिन वो मोबाइल लेकर नहीं आई, और मोबाइल निकलने से घर से पहले स्विच ऑफ और घर पहुंचने के बाद फिर से ऑन। ये बात खटकी। अब पुलिस ने इफ़त के जब मोबाइल को खंगाला तो देखा कि उससे शांता की बड़ी लंबी लंबी बात होती है, यानी पंकज की वाइफ की। अभी तक पुलिस की नज़र में पंकज सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ की सहेली है इफ़त, और उसने पहचान भी लिया। पुलिस को लगा शायद बाद में खुलासा ना हो तो इसलिए। लेकिन जब पंकज के कॉल डिटेल को खंगाला गया तो देखा कि उसका हाल में कभी उसने कॉल किया ही नहीं है, कई महीनों में। पिछला रिकॉर्ड भी निकाला गया, कोई बातचीत नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई ऐसी नहीं। लेकिन जब शांता के कॉल डिटेल निकाले गए तो शांता कई बार कॉल करे, वो भी रात 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक, दोनों घंटों बात करती। अब जब ये पता चला तो पुलिस ने चुपचाप पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। तो पता चला कि अक्सर इफ़त यहाँ घर आया करती है शांता के, और ख़ास तौर पर जब बच्चा स्कूल होता है तो ये दोनों घर में अकेले होते हैं और घंटों रहते हैं। फिर ये भी पता चला कि कई बार शांता इफ़त के घर जाती है वाटगंज, और वहाँ भी रहते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो कॉल डिटेल के अलावा ज़रा इनके मैसेज को रिट्रीव कराते हैं। अब उन्होंने व्हाट्सअप मैसेजेस और ये सारे खंगालने शुरू किए। जब खंगालने शुरू किए तो पुलिस भौचक्की रह गई। शांता और इफ़त के ऐसे ऐसे मैसेजेस थे, ऐसी ऐसी तस्वीरें थीं जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दौरान आमतौर पर होता है। अब ये जब सारी चीज़ें आ गई तो भी ठीक है, चलो, 2 महिलाएं आपस में रिश्ता, आजकल तो समलैंगिकता जो है और ये सारी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर बहस और सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये रिश्ते और इसको लेकर पूरे विदेशों में, यूरोप में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो यहाँ पे ठीक है कि चलो शांता और इफ़त के बीच में एक रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते से 8 साल के बच्चे के कत्ल का क्या मामला? क्योंकि शांता का बेटा है वो। अब पुलिस यहीं उलझ गई। लेकिन पुलिस ने पहले उन दोनों के रिश्ते के सारे सबूत इकट्ठा किए। जब सबूत इकट्ठा हो गए तो फिर वाटगंज से एक दिन इफ़त को उठा लिया। इफ़त को उठाने के बाद अब उससे लंबी पूछताछ हुई। जब उसने पूछताछ में सारी कहानी बताई तो फिर एक पुलिस की टीम श्रेयांशु के घर पहुंची और अब शांता को भी उठा लिया।
इन दोनों को उठाने के बाद पुलिस ने एक बयान दिया और उसने कहा कि 8 साल के मासूम स्नेहांशु के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है और कातिल कोई और नहीं बल्कि स्नेहांशु की अपनी माँ और उसकी मौसी है, क्योंकि वो इफ़त को मौसी बोला करता था। शांता और इफ़त दोनों सहेलियाँ थीं। 2 सहेलियों के आपसी उन रिश्तों की वजह से एक 8 साल के मासूम बच्चे का कत्ल क्यों हुआ, अब इस सवाल का जवाब देना था और पुलिस ने इस सवाल का जवाब दिया। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले, फ्राइडे से 1 या 2 दिन पहले, शांता और इफ़त दोनों घर में थे। बच्चे को स्कूल से जो वक्त होता था उसके आने से पहले, लेकिन दोनों इस हालत में थे कि वो भूल गए कि स्नेहांशु के घर लौटने का वक्त हो गया और इसी दौरान में वो घर के अंदर दाखिल हो गया और उसने अपनी माँ और मौसी को एक अजीब हालत में देखा। जब ये देखा तो माँ और मौसी ने भी देख लिया कि उसके बच्चे ने उन्हें देख लिया। अब वो दोनों घबरा गए। उन्हें लगा ये क्या, एक तो बच्चे से नज़र नहीं मिला पाएंगे, दूसरा इसने अगर इधर उधर स्कूल में या और कहीं बोलना शुरू कर दिया, उसके पिता को बता दिया तो पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो एक इज्जत बचाने के लिए दोनों ने तय किया कि इससे पहले कि ये मुंह खोले और ज़माने को कुछ बताए, इसी को खामोश कर देते हैं। और इसी के बाद फ्राइडे को खुद स्नेहांशु की अपनी माँ शांता और उसकी मुँह बोली मौसी इफ़त ने मिलकर, इफ़त परवीन, पहले उसके सर को दीवार पे मारा, फिर टेबल पे मारा, फिर गणेश जी की मूर्ति थी वजनी, उससे सर पे मारा। सब कुछ हो गया और लगा वो बेहोश हो गया, खून गिर रहा कि शायद मर चुका है, लेकिन दोनों को अब भी यकीन करना था कि ये मर चुका है। फिर शांता किचन से नाइफ लेकर आई, अपने ही बेटे के नस काटे और फिर वहीं बैठे रहे, देखते रहे कि वो मर गया है। जब ऐसा हुआ तो खामोशी से वो निकल गए। इफ़त इसलिए कैमरे में रिकॉर्ड हुई क्योंकि वो जिस रूट से उसे घर जाना था वो मेन सड़क थी जहाँ से उसे आगे चलकर बस पकड़नी थी। लेकिन उसकी माँ इसलिए कैमरे में कैद नहीं हो पाई क्योंकि उसे दूसरी तरफ से जाना था जिधर कैमरा नहीं था और उसका करीब में ही था। और कई बार वो अक्सर लंच के दौरान में घर पे भी आया करती थी। बच्चा जब छोटा था, अब तो 4th क्लास में था, तो वो डेली उसको लेने आती थी, अब कभी कभार आती थी। तो इसीलिए लोगों ने देखा ही नहीं। और वो उस रूट पे थी जिस रूट से उसको फिर हाईवे की बस पकड़नी थी, तो इफ़त कैद हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें आ गई, मोबाइल की बातें, ये वो, फिर पंकज से पूछताछ हुई। पंकज ने पुलिस को बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं अंधेरे में था, मुझे भी इन दोनों के रिश्तों के बारे में पहले शक था, फिर यकीन हुआ, लेकिन घर ठीक ठाक चले, छोटा बच्चा था, तो मैंने समझौता कर लिया और मैं खामोश हो गया, फिर मैं बीच में नहीं आया। लेकिन ऐसा होगा, इस खामोशी का अंजाम ये मैंने नहीं सोचा था। अब एक बेटे का कत्ल कातिल के तौर पर माँ और उसकी सहेली, जब इलाके के लोगों को पता चला, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई रिश्ता बचा नहीं जिसके साथ जुर्म न हुआ, कोई रिश्ता बचा नहीं जो दागदार न हुआ। अब यह बताइए ये कत्ल की क्या वजह थी? एक अजीब वजह। और सबसे बड़ी बात ये, एक माँ अपने बच्चे के साथ एक अपने नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए इस हद तक जा सकती है, ये चीज़ें बेचैन करती हैं। पुलिस वालों का कहना था, जो इस टीम में लगी हुई थी, कि शायद वो बाहर कातिल को ढूंढते रहते और ये केस अभी सुलझ भी सकता था, लेकिन वक्त लगता। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें जो शक हुआ था वो उसे एक घरेलू, जो घर का कुत्ता था, उसके भौंकने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और उसके बाद ही उन्हें यकीन हो गया था वो कुत्ता इसलिए नहीं भौंका क्योंकि वो उन लोगों को जानता है जो हर रोज़ उस घर में आते हैं। तो जिन्हें कुत्ता जानता उनको देखकर भौंकता नहीं है, बल्कि वो प्यार से दौड़ता उनके पास। तो पुलिस को यकीन था कि कातिल जो भी हो वो उस कुत्ते से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है और यही वजह है कि ये कत्ल इतनी जल्दी सुलझ गया। तो ये थी आज की अफसोसनाक